हेलो दोस्तों, कैसे इंग्लिश सीखें की पहली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंग्लिश आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा शुरू करती हूँ पहली क्लास को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस के एंड में हिंदी में रहा है, रहे है, रही है आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय यदि कोई काम चल रहा है तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखिए, ये सेंटेंस लिखा है टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसके एंड में रहा है आ रहा है जो ये शो करता है कि ये काम अभी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हिंदी में तो हमने इसे ऐसे लिखा, लेकिन इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है तो इसमें बात क्या हो रही है कि पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमको यूज़ करना है इज़ एम आर। इज़ एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज़ एम आर का मतलब है, जो ये हिंदी में है आ रहा है उसके लिए हम इज़ एम आर लगाते हैं। इज़ जो है वो हम ही, शी, इट या एक व्यक्ति या एक वस्तु के साथ लगाते हैं, यानी जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक वस्तु या व्यक्ति हो तो उसके लिए हम इज़ लगाते हैं। एम हम कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, मैं। उसके बाद आर। आर किसके साथ लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम, या वन प्लस का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति या ज़्यादा वस्तुओं की बात हो रही हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का मतलब होता है क्रिया, काम, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब काम है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे गो मीन्स जाना, वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गो ऑन। तो हमको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद हमको आईएनजी लगाना है इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये आईएनजी क्यों लगाना है? ये जो रहा शब्द आ रहा है इसके लिए हमको आईएनजी लगाना है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो वस्तु जिस पर इस काम का असर हो रहा है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को ढूंढने का बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको आगे सेंटेंस में बताऊंगी। प्लस डैश डैश डैश, यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी यदि कोई हमारा सेंटेंस बच गया, सेंटेंस का हिस्सा, तो वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। जैसे अब ये सेंटेंस देखिए, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हमने देखा रहा है, तो रहा है से हमको पता चल गया कि ये काम अभी चल रहा है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? टीचर के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? टीचर। तो सबसे पहले आएगा द टीचर। अब ये द कहाँ यूज़ होता है ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, क्योंकि द का हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। द टीचर सब्जेक्ट के बाद हमको हिंदी में नहीं देखना कि हिंदी में टीचर के बाद क्या लिखा है, उसके बाद हमको या तो इज़ लगाना है या एम लगाना है या आर लगाना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि एक व्यक्ति की बात हो रही हो तो हमको इज़ लगाना है। सो द टीचर इज़, ये इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद काम क्या हो रहा है? पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश टीच। तो टीच क्या है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमको आईएनजी लगाना है इस रहा के लिए, तो टीचिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हम पूछेंगे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, तो जो क्या या किसको का आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर वो किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को, तो हमने लिखा द चिल्ड्रन। ये जो को है इसकी कोई इंग्लिश नहीं लिखनी हमको। सो सेंटेंस बना द टीचर इज़ टीचिंग द चिल्ड्रन। टीचर सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब देखिए फिर एंड में रहा है आ रहा है, काम क्या है? पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? टीचर। फिर द टीचर, उसके बाद इज़ एम आर, तो टीचर एक ही है, इज़। उसके बाद जो काम कर रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म टीच और उसके साथ आईएनजी।
अब क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। अब हमारे पास किसको का जवाब नहीं है? टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है। ओके, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है और किसको पढ़ा रहा है, दोनों का जवाब है। तो हमने पहले लिखा क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। तो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट वस्तु होता है और एक व्यक्ति होता है। यदि हमने वस्तु को पहले लिखा और व्यक्ति को बाद में लिखा तो हमें व्यक्ति से पहले TO2, इसको प्रपोजिशन बोलते हैं, ये लगाना पड़ता है। इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर सेंटेंस में। तो इंग्लिश हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट और चिल्ड्रन हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वस्तु को ही पहले लिखा जाए, हम व्यक्ति को भी पहले लिख सकते हैं। कैसे? द टीचर इज़ टीचिंग। अब हमने व्यक्ति को पहले लिखा, द चिल्ड्रन। किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। क्या पढ़ा रहा है? वो हमने बाद में लिखा, इंग्लिश। तो अब आप देखिए, जब व्यक्ति को हमने पहले लिखा, वस्तु को बाद में लिखा, तो हमने टू नहीं लगाया। अब हमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रूल ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से एक वस्तु होगा और एक व्यक्ति होगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वस्तु और व्यक्ति में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? व्यक्ति। तो हमने व्यक्ति को पीछे धकेल दिया। अब उसको धकेल दिया, उसका नुकसान कर दिया, तो उसका नुकसान पूरा करने के लिए टू लगाना पड़ेगा। और यदि हमने वस्तु को पहले लिखा, यदि हमने वस्तु को पहले लिखा, यदि हमने व्यक्ति को पहले लिखा तो वस्तु को बाद में हम लिख सकते हैं, वस्तु का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वस्तु तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं, व्यक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप व्यक्ति पहले लिखेंगे, वस्तु बाद में लिखेंगे, तो आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। लास्ट सेंटेंस में है टीचर पार्क में पढ़ा रहा है। इसके एंड में भी रहा है आ रहा है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी किसकी बात हो रही है? टीचर। सो द टीचर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टीचर एक है तो इज़। उसके बाद काम क्या है? पढ़ाना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म टीच। फिर रहा के लिए ING। सो द टीचर इज़ टीचिंग। उसके बाद सबसे पहले क्या पढ़ा रहा है? अगर सेंटेंस में दिया है तो हमें सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा, क्या पढ़ा रहा है। तो सेंटेंस में नहीं दिया हुआ, या फिर किसको पढ़ा रहा है, वो भी नहीं दिया हुआ, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर जो बाकी बचा सेंटेंस है वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। तो बाकी बचा पार्क में। अब ये क्या है? दो शब्द हैं। तो जब भी हमें एक से ज़्यादा शब्द यानी किसी ग्रुप को लिखना है तो मोस्टली क्या होता है कि हिंदी में जो शब्द बाद में आ रहा है, इंग्लिश में वही पहले आता है। तो पहले हमने लिखा इन द पार्क। So the teacher is teaching in the park. Teacher subject is helping verb, teaching main verb, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो ये था कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑब्जेक्ट का हर सेंटेंस में होना ज़रूरी नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनता है। तो आज हमने थोड़ी सी जानकारी ली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अभी कुछ और जानकारी लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ही। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।